नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस डॉट एडुकेयर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। आज हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में ये मेरा 4th पार्ट है और आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और पढ़ लें जो है और याद भी कर लें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी, देखिए मिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है ना, का विस्तार पाया जाता है। जैसे मिट्टी भी कई तरह के होते हैं। लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, काली दोमट मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी होती है, ऊसर मिट्टी होती है। तो उसी तरह जैसे लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो इन 4 ऑप्शन में जो पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक में ये लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अच्छा, जैसे अपने हम काली मिट्टी का विस्तार गुजरात में पाया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे बांगर मिट्टी का जो विस्तार होता है अपने उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे लाल मिट्टी की बात हम कर रहे हैं तो जो उत्तरी कर्नाटक है और या आंध्र प्रदेश का हिस्सा है उधर पाया जाता है। तो इसी तरह कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं कि भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है ना, भूमध्य सागर से और प्रशांत महासागर तक की, तो ये मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मार्को पोलो ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा व्यक्ति था जो भूमध्य सागर से लेकर और प्रशांत महासागर तक की प्रथम व्यक्ति था, यात्रा किया था। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए, वाणिज्यिक ऊर्जा की बात कर रहा है तो इसमें कोयला, ऑप्शन नंबर बी, जो कोयला हमारा होता है ये वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और नाभिकीय ऊर्जा ये वाणिज्यिक स्रोत में नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये प्राकृतिक स्रोत में आते हैं हम। हालांकि प्राकृतिक स्रोत में आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं आता, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस आती है। चलिए 4th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है या अवस्थित है। तो हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, एक ओजोन लेयर जो होती है, अगर हम ऐसे देखें, चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी के जस्ट ऊपरी 18 किलोमीटर तक कौन सी लेयर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, अब 18 किलोमीटर के बाद जब हम जाते हैं, यानी 18 किलोमीटर के बाद जो हम 18 या 20 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना, ऊपर आए पूरा अच्छे से बना देते हैं हम इसको कि देखिए ये पृथ्वी से ये जो लेयर होती है जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसकी होती है 18 से 20 किलोमीटर। ठीक है ना, इसके ऊपर हम जाएंगे जब ये, या 18 से 20 से लेके ये 50 किलोमीटर तक, ठीक है, ये होता है समताप मंडल। और जो हमारी ओजोन लेयर होती है ना, ये 18 से 20 किलोमीटर का जो ये एरिया होता है, इन्हीं के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, क्या, ओजोन लेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन लेयर को जो मापने की जो इकाई होती है वो क्या बोलते हैं, किससे हम नापते हैं, डाप्सन विधि से। जो टेक्नोलॉजी होती है वो डाप्सन विधि से हम ओजोन की लेयर की मोटाई नापते हैं। ठीक है ना, तो अब ये पता चल गया ना कि जो समताप मंडल यानी 18 किलोमीटर के बाद हमारा समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो 18 किलोमीटर के बाद ही जो है ये जो है यहीं पे हमारा क्या होता है, इसके ऊपर, ठीक है ना, यहीं पे हमारा ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी क्षोभ मंडल के ऊपर, और समताप मंडल में जैसे एंट्री मारते हैं 2 से 3 किलोमीटर, हालांकि 3.5 किलोमीटर की मैक्सिमम इसकी मोटाई होती है, तो यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम कि गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का होता है। देखिए, डेल्टा भी कई तरह का होता है। ठीक है ना, चंपोकर होता है ये, ठीक है, चंपोकर डेल्टा होता है, पक्षीपाद डेल्टा होता है, ज्वार नादमुखी डेल्टा होता है। तो
कि जितनी भी नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं वो कई तरह का डेल्टा बनाती हैं। तो जो गंगा और मिसिसिपी नदियाँ हैं वो प्रगतिशील डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, प्रगतिशील प्रकार का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो गंगा नदी है इसके जो डेल्टा जहाँ बनाती है, यहाँ कौन सा वन पाया जाता है, बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। कौन सा? सुंदरबन, ठीक है ना। आपने बहुत पढ़ा होगा सुंदरबन का डेल्टा, हमारे गंगा की जो नदी का डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में, या ये बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी हमारा डेल्टा बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन के डेल्टा में कौन सा पौधा पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ठीक है ना। सुंदरी नामक ये वृक्ष पाया जाता है हमारे बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी, जो मिसिसिपी मिसाउरी है, मिसिसिपी जो नदी है वो भी प्रगतिशील प्रकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी का बहन कहने का कारण क्या है? पहले तो हम आइए जानते हैं कि बहन किसको बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, विनस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए एक तो पहले बात, ये पृथ्वी ग्रह के जस्ट बगल में एक बगल का ग्रह है, ठीक है ना। और जैसा भी वातावरण लगभग जैसा वातावरण है और जितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके बाद जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है और भी तमाम तरह के जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे पृथ्वी पे, लगभग वही सेम शुक्र ग्रह पे भी घटित होती हैं। लगभग मैंने कहा, पूरा एग्जैक्ट नहीं कहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि लगभग सेम घटनाएं घटती हैं, ठीक है। यही कारण है कि इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और जस्ट पृथ्वी के बगल में भी है, ठीक है। आपको सीरियल क्रम में तो याद ही होगा कि जो सूर्य से बढ़ते क्रम में जो ग्रह हमारे हैं, आइए हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य के जस्ट बगल में ये क्या है? बुध है, ठीक है ना। ये क्या है? बुध है। इसके जस्ट बगल में कौन है? ये है शुक्र। इसके जस्ट बगल में कौन है? पृथ्वी, हमारे तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। सूर्य से तीसरे नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे कौन है? मंगल। फिर यहाँ पे कौन है? बृहस्पति। फिर यहाँ पे कौन है? शनि। फिर इसके बगल में, शनि के बगल में कौन है? अरुण, ठीक है ना। उसके बगल में वरुण, ठीक है ना। ये ग्रह हैं टोटल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसके बाद प्लूटो भी था, जो ग्रह के श्रेणी से बाहर हो गया 2005 में। क्यों हो गया? आइए हम उसको बताते हैं कि प्लूटो क्यों बाहर हो गया। तो ग्रह की एक परिभाषा होती है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सन है हमारा, ठीक है ना। क्या है? ये सन है। तो ग्रह की जो परिभाषा होती है, ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी क्या लगाती है? ये परिक्रमा लगाती है सूर्य का। कितने दिनों में? 365 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ये क्या, इसी तरह प्लूटो को भी लगाना चाहिए था, लेकिन प्लूटो क्या किया? प्लूटो तो ऐसे चक्कर लगा रहा था, लेकिन ये कक्षा में आ गया। किसकी? वरुण की कक्षा में ऐसे आ गया। देखिए उसने क्या किया कि वरुण के कक्षा को काट दिया। तो ये ग्रह की परिभाषा नहीं रह गई, क्योंकि ग्रह की परिभाषा क्या होती है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, लेकिन किसी के कक्षा में नहीं जाना। और प्लूटो ने क्या किया कि वरुण की कक्षा में ऐसे कट लगा दिया। इसीलिए उसको 2005 में एक मीटिंग हुई थी यूएनओ की, और उसमें क्या कहा गया कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं, अभी क्या हो गया? उपग्रह की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 8 ग्रह अब शेष हैं, पहले 9 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम पहले बता दें आपको कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी अक्षांश नहीं। क्यों नहीं? देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर पहले आप क्लियर जान लीजिए कि जो रेखा इधर क्या है? ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है ना। इधर साउथ है, ठीक। 0 डिग्री, इधर ये ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ठीक है ना।
ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, तो जो रेखा पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब यानी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जो रेखा जाती है इसको हम बोलते हैं अक्षांश। और जो रेखा ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण जो ऐसे जाती है इसको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर तो क्लियर हो गया ना, कि जो रेखा पूरब से पश्चिम जाए इसको हम बोलते हैं अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण आए इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर। चलिए अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अक्षांश से, यानी जो रेखा पूरब से पश्चिम को जाती है, ठीक, जो रेखा पूरब से पश्चिम, तो ये हमारा रहा 0 डिग्री क्या, अक्षांश, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा भी हो गई जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त, यानी ये जो 0 डिग्री है ये, इसके अलावा कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर, देखिए 2 बराबर की बात कर रहा, भागों में विभाजित कर रही है। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए इस 0 डिग्री के दक्षिण में ये आपका क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। अगर हम दक्षिण में कोई रेखा काटते हैं तो ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित तो करती है, लेकिन 2 बराबर भागों में, यह बराबर की बात कर रहा है, 2 बराबर भागों में नहीं विभाजित करती, क्योंकि इधर देखिए कम है, इधर ज़्यादा है। अगर हम उत्तर की साइड भी कोई लाइन खींचते हैं अक्षांश रेखा, तो 2 भागों में तो काट दिया इन्होंने, क्योंकि 2 भागों में ऐसे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा ज़्यादा है, ये कम है, तो बराबर भाग नहीं रह गया। तो सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश ही एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, इसके अलावा कोई भी रेखा नहीं काटती। अगर हाँ एक चीज़ और है, अगर यह क्वेश्चन घुमा देता या ऑप्शन में एक चीज़ और दे देता कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये जो ऊपर से लाइन उत्तर से दक्षिण, ये 0 डिग्री यहाँ से भी शुरू होता है और इसके इधर तक 180 लाइन टोटल होती हैं, ठीक है ना, और इधर भी 380 लाइन होती हैं। अगर यही 0 डिग्री देशांतर दे देता है तो 0 डिग्री देशांतर सही हो जाता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटता है, लेकिन देशांतर के रूप में। लेकिन यहाँ अक्षांश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अक्षांश की जगह देशांतर देता तब, या अक्षांश हटा देता, सिर्फ रेखा देता तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ अक्षांश की बात कर रहा है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, तो अक्षांश में सिर्फ 0 डिग्री काटता है, इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं काटती। समझ में आ गया ना पूरे अच्छे से। तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं है। चलिए हम बात करते हैं माओरी। माओरी जो जनजाति वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अफ्रीडिस, अफ्रीडिस ये यही सही आंसर है, ये अफ्रीका में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। एनू, एनू जापान में पाई जाती, पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो सुमेलित नहीं है वो है अफ्रीडिस, अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 क्या है कि उमियाक, उमियाक क्या है, ठीक है ना। तो ये एस्मिको एक जनजाति है जो बर्फ़ में रहती है, तो उन लोगों का शिकार करने का एक नौका है, जो बर्फ़ में एक नौका बनाते हैं। ये लोग मछली का शिकार करते हैं, उसको कुत्ता खींचते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं कि कुत्ता लोग मछली उछली बहुत तेज़ सूंघते हैं, तो बर्फ़ में ये लोग नौका बनाते हैं, उस कुत्ते से खिंचवाते हैं, और वो जो नौका होती है उसी नौका को हम बोलते हैं उमियाक, ठीक है ना। वो जो नौका होती है ना उसी को हम बोलते हैं उमियाक, यही नौका होती है। अब बर्फ़ पे क्या होती है, बर्फ़ पे इसको 2 कुत्ते खींचते हैं और वो सूंघते हैं, जहाँ पे मछली रहती है शिकारी लोग वहीं पे खड़ा हो जाते हैं और उसको गड्ढा खोद के और ऊपर से बर्फ़ काट के नीचे पानी होता है और उसको मछली को निकाल लेते हैं, वो शिकार करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है कि जिसको जुड़वा बोलते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता को हम जुड़वा खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 का है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी, ठीक है ना, तत्व निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी की बात कर रहा है। देखिए नाइट्रोजन हमारा क्या है, अस्थायी है, परमानेंट है। ये नाइट्रोजन मिलेगा ख़त्म नहीं हो सकता। ऑक्सीजन भी परमानेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी परमानेंट है। जल वाष्प ये परमानेंट नहीं, अस्थायी है, क्योंकि जल वाष्प क्या होता है, जल वाष्प जैसे पानी है, सूर्य की रोशनी पड़ते ही क्या होता है, वेपोराइज्ड हो जाता है, यानी जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो 2
हमारा पानी होता है यानी द्रव रूप में होता है, वो किस में हो जाता है, गैस रूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब वो ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, पानी के रूप में यानी द्रव में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ये अस्थायी तत्व है, अस्थायी तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या है कि डूबते सूर्य का देश यानी लैंड ऑफ सेटिंग किसे कहा जाता है, तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश। अच्छा, उगते सूर्य का देश किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। मध्य रात्रि का देश किसे बोलते हैं, नॉर्वे को बोलते हैं। देखिए 3 टर्म्स है, ठीक है ना। पहले तो जब सूर्य उगता है तो उगते सूर्य का देश किसको बोलते हैं, जापान को। चलिए, जब सूर्य डूब जाता है यानी डूबते हुए सूर्य का देश, ब्रिटेन को बोलते हैं। एक बीच का आ गया मध्य रात्रि का देश, उसको नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, ये जितने टर्म्स हैं बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, राइट डाउन भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में, नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, अपने और उर्वरता। ठीक है ना, अपने और नहीं है, ये शब्द मिस प्रिंट हो गया है टाइप में। अपनी उर्वरता एवं उत्पादकता के कारण यूरोप की डेन्यूब नदी बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यूरोप में एक नदी बहती है डेन्यूब नदी, जो बहुत ही बड़ी नदी है यूरोप की। तो डेन्यूब नदी बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ग्रीन यूरोप। इसको ग्रीन यूरोप के नाम से जानते हैं, इसलिए कि जो डेन्यूब नदी है ना, वो यूरोप के कई देश से होकर बहती है, और जिस जिस देश से होकर बहती है वो लगभग वहाँ की प्रमुख नदी कहलाती है, और ढेर सारा अपना जो जल है वहाँ पे विस्तारित करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर होने के कारण वहाँ पे ग्रीनरी दिखाई देती है, इसलिए यूरोप का ग्रीन यानी ग्रीन यूरोप इसे कहते हैं हम। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात क्या करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी, कुंजी का मतलब जानते हैं क्या होता है, ताला कुंजी आपने सुना होगा ना, यानी ताला के साथ क्या लगता है, चाबी, तो इसीलिए भूमध्य सागर की चाबी या भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जिब्राल्टर जल संधि, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोवा की जो राजधानी पणजी, पहले तो ये क्वेश्चन मिल गया कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो गोवा की जो राजधानी पणजी निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है। तो एक नदी है जिसको हम मांडवी नदी बोलते हैं, मांडवी नदी गोवा में बहती है, गोवा राज्य में। तो मांडवी नदी के किनारे क्या है, पणजी है, गोवा की जो राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली कौन सी नदी पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। चलिए इसको हम पहले अच्छे से थोड़ा सा बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी। तो हम इसको बताते हैं कि जैसे ये भारत हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा ऐसे से भारत है। तो पहले तो अरावली पर्वत भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुरातनतम या सबसे पुराना पर्वतमाला है। ठीक है ना, सबसे पुराना क्या है, पर्वत है। ये है कहाँ पे, जो हमारा गुजरात है ना यहाँ पे, तो गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए राजस्थान से स्टार्ट होते, और ये दिल्ली के लाल किला जहाँ पे स्थित है ना, ठीक है ना, जिसको हम रायसीना हिल बोलते हैं, दिल्ली का किला जहाँ पे स्थित है उस पहाड़ी को हम रायसीना हिल बोलते हैं, वहीं पे हमारा दिल्ली का लाल किला स्थित है। तो गुजरात के उत्तरी छोर से स्टार्ट होते हुए पूरा राजस्थान पार करते हुए और दिल्ली तक ही जाता है। ठीक है ना, और ये अरावली पर्वत हो गया। तो इसी में जो है जो नदियाँ बहती हैं जो राजस्थान में, तो इसी में जो पूरब, इधर चूँकि पूरब ऐसे अगर हम बांटेंगे तो इधर क्या होगा, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये जो हमारी अरावली पर्वतमाला, इसके इधर क्या हो गया, पूरब। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, बनास नदी, यानी पूरब की तरफ। और जो माही हो गई, लूनी हो गई, सरस्वती, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये तीनों। ठीक है ना, ये पश्चिम की तरफ, लूनी हो गई, बनास हो गई और सरस्वती हो गई, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ बहती हैं और बनास जो है पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं कि कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में स्थित हैं। ठीक है ना, तो ये पंजाब हिमालय में स्थित हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे ये आपने तो सुना होगा काराकोरम रेंज सुना होगा, ठीक है ना, शिवालिक रेंज सुना होगा, ठीक है, पंजाब रेंज सुना होगा, तो बृहद हिमालय सुना होगा, लघु हिमालय, शिवालिक। लेकिन ये कुमाई हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सब क्या है, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो
हिमालय जो है ना ये बहुत बड़ा है, इसको दो तरह से बंटवारा किया गया है, ठीक है ना। एक तो आपका पहाड़ी के क्षेत्र के हिसाब से बृहद, जैसे बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर इनको क्या किया गया है कि नदियों के हिसाब से भी बांटा गया है, ठीक है ना। नदियों के हिसाब से भी ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, तो हमारा हिमालय यहाँ से स्टार्ट होकर और पूरा यहाँ से आपके नीचे तक आता है, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, और नीचे होगा आपका मणिपुर, यहाँ तक आता है, ठीक है ना, नागालैंड तक। तो उसके बाद इधर से यहाँ तक ये जो होता है हमारा क्या होता है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय से इसके कुमायूं हिमालय, कुमायूं कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के पास। तो जो हमारा पंजाब से लेकर और उत्तराखंड तक जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे काली नदी बहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, इधर पंजाब हिमालय। फिर काली नदी से लेके और यहाँ पे 88.5 डिग्री तक, यहाँ ये जो नेपाल का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और इस 18.5 डिग्री 88 डिग्री देश अक्षांश, ये देशांतर है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और देशांतर में बढ़ रहे हैं। तो 28.5 या 88 अंश पूर्वी देशांतर, ये जो नेपाल जहाँ पे लगभग इंड होता है, यहाँ से लेकर और इधर का जो हिस्सा है इसको हम असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नदियों के हिसाब से हिमालय का बंटवारा हो गया। इधर आपका हो गया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद ये नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो हमारा कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति है, ये हम कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, और ये क्या है, उत्तराखंड के बीच में ये क्या है, कुमायूं हिमालय, और इसके ऊपर ये है पंजाब हिमालय। तो यहीं पे अपना क्या है, कांगड़ा घाटी है, लाहौल है और स्पीति घाटियाँ हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का क्या नाम था, यानी पहले क्या नाम था। कहने का सेंस यह है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था। ऐसे इसमें कुछ एक मिस प्रिंट हो गया है, का पूर्व नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है कृष्णगिरी, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णगिरी इसका पहले पूर्व नाम था। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसका पहले का नाम कृष्णगिरी है। ये बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, ईटानगर, ठीक है ना। तो उसी तरह काराकोरम जो पर्वत श्रेणी इसका पूर्व नाम जो है वो कृष्णगिरी है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। अलगेजीरा ये सूडान में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे है, ये सूडान में स्थित है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे रेगिस्तान है जिनको बारे में पूछता है, तो कुछ आजकल ऐसे रेगिस्तानों के बारे में पूछ रहा है कि जिनको हम आप बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल नहीं जल्दी पूछता। अब ऐसे ऐसे अफ्रीका के मरुस्थल पूछते हैं कि जो हम आप पढ़े तो हैं लेकिन ध्यान में नहीं आता। तो उसी तरह जो है अलगेजीरा ये रेगिस्तान है जो सूडान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। पहले तो एक चीज़ जानिए कि छोटा नागपुर, नागपुर से आपको कुछ याद आएगा कि लगता है कि ये महाराष्ट्र में, क्योंकि नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आप सोचेंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार ये नागपुर यानी महाराष्ट्र में, नहीं, ये जो छोटा नागपुर का पठार ये आपके जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो पठार है उसकी जो सबसे ऊंची पर्वतमाला या पर्वत चोटी है उसका नाम है पारसनाथ, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि जो नागपुर हमारा स्टेट है, सॉरी ये ज़िला है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फल का होता है, तो संतरा का होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसका होता है उत्पादन, संतरा का होता है। लेकिन ये पठार है, छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में स्थित है। चलिए और की हम बात करते हैं, ये गुरु शिखर जो ये पर्वत चोटी है, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये अरावली पर्वत की, जो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि गुजरात से स्टार्ट होकर और पूरा राजस्थान होते हुए दिल्ली के लाल किला तक जो गई है। और दिल्ली का जो लाल किला है यानी अरावली पर्वत का सबसे उत्तरी छोर जो है वो कौन सा, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जो दिल्ली का रायसीना हिल पे हमारा लाल किला स्थित है, ठीक है ना। तो जो अरावली पर्वत पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है या पहाड़ है, सबसे प्राचीनतम। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं गुरु शिखर,
ठीक है ना, जो राजस्थान में है। देखिए महेंद्रगिरी हमारा जो पूर्वी घाट है, ठीक है ना, नीचे जो हमारा भारत है ना, ये जो तो इधर का हिस्सा जो उड़ीसा से लेके और तमिलनाडु के बीच में ये जो पूरब का हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, जो गुजरात से लेके और आपका कन्याकुमारी तक है, इसको पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इसको पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी उसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है ना, महेंद्रगिरी ये सबसे ऊंची चोटी इधर की पूर्वी घाट की। तो गुरु शिखर अरावली की, पारसनाथ छोटा नागपुर की, और महेंद्रगिरी आपके पूर्वी घाट की, ठीक है। तो ये रहा इसका हमारा ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर आएगा, और वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। GS.EduCare के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा ये रेड कलर का लोगो मिलेगा, इसी को ओपन करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट भी करें मित्रों। थैंक यू सो मच।